अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो बात करूँगी मैं कि स्पेशली जो लोग एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं और एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराने के बाद अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, स्पेशली इसके लिए आफ्टर केयर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अक्सर करवा लेते हैं ट्रीटमेंट्स जिसमें माइक्रो नीडलिंग भी होती है या लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं और उसके बाद बस उसको अगले दिन ही कुछ ना कुछ फेस पे केमिकल यूज़ कर लेते हैं, कोई क्रीम यूज़ कर लेते हैं, जिसके बाद स्किन ख़राब हो जाती है। इन्फेक्शन होने का डर होता है, स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा इस बात पे मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि बीइंग मेकअप आर्टिस्ट, एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं, तो मैं जब मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं कई ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिस पर मुझे नज़र आता है, मैं कहती हूँ क्या कराया स्किन को कि फाउंडेशन नहीं ठहर रही। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये। मैं उन ख़वातीन को जिनकी शादी होने वाली है या जिनके फैमिली में बहुत अहम ओकेज़न है और उनको अच्छा सा मेकअप करवाना है, तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आपका कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, आपने किसी भी किस्म की पीलिंग नहीं करवानी फेस की। जब भी लोग कोई हाइड्रा फेशियल या इस किस्म की चीज़ें करवाते हैं, आप सीरम से उसको ठीक है स्टिमुलेट करवा लें, उसको डीप क्लेंजिंग करवा लें, लेकिन पीलिंग नहीं कराएं। अक्सर औकात आप लोग को पता भी नहीं चलता, आपकी स्किन पील कर देते हैं सैलून वाले या एस्थेटिक क्लिनिक्स वाले, और आपको ऐसे लगता है आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमें इस तरह से पता चल जाता है कि आजकल की जो फाउंडेशंस हैं वो सिलिकॉन बेस होती हैं और वो आपकी अपनी ओरिजिनल स्किन पर ही ठहर सकती हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं ठहरेंगी जब आपकी फ़र्स्ट लेयर जो है स्किन की ऊपर वाली वो आप ख़राब कर देंगे या उतार देंगे। वो जब दोबारा आती है स्किन तो ठीक है, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसको टाइम लगता है फिर। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी बातें करूँगी उसके बाद फिर जो लोग फेशियल रिमूव कराते हैं लेज़र से, उन ख़वातीन के लिए भी एक तो ये कि ये मेरा एक डॉक्टर से भी डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था जो हेयर रिमूवल कराते हैं लेज़र से, उनके साथ ये होता है कि फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए उनको सन एक्सपोजर से बचना पड़ता है, उनको सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, क्योंकि स्किन उनकी डैमेज होने का डर होता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सन। डायरेक्ट सन एक्सपोजर से स्किन वैसे भी डैमेज होती है और आप ये सोचें कि जब आप लेज़र करा लेंगे तो उसके बाद मज़ीद डैमेज होने का डर होता है। सेकेंडली ये है कि किसी न किसी की स्किन ऐसी होती है जिसमें पिगमेंटेशन भी आ सकती है, स्किन डार्कनिंग भी हो सकती है, वो वाला स्किन का एरिया जो डार्क भी हो सकता है। मेरी एक आंटी थी, उनका मुझे याद है कि उन्होंने हेयर रिमूवल करवाया था, उसका एक उनका बड़ा सा पैच जो है बन गया, यहाँ पर करवाया था तो एक पैच सा उनका आ गया था। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो है, जो मेन एक और प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आता है कि आपका ये तो स्किन जिसका मैं लेज़र का बता रही हूँ, अक्सर ख़वातीन स्किन वैक्स करवाती हैं, फेस को वैक्स कराती हैं। देखें, बाकी तो आप जगहों पे फाउंडेशन नहीं लगा रहे होते हैं, लेकिन जो फेस वैक्स है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि आपने अगर फेस वैक्स कराया है तो उसके बाद मेकअप करने में आपको मुश्किल होगी। अगर तो आप बिल्कुल मेकअप नहीं करती हैं तो सही है, लेकिन अगर आपने जहाँ पर फाउंडेशन लगाया, आप किसी भी तरह का फाउंडेशन लगाएंगे, चाहे वो वाटर बेस हो, ऑयल बेस हो, चाहे वो सिलिकॉन बेस हो, आपके सबसे पहले वो फाउंडेशन एक जगह ठहरेगा नहीं और वो मिटना शुरू हो जाएगा, चाहे आप जितना भी पाउडर उसके ऊपर लगाएं। फिर लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड आपको फाउंडेशन की लगानी पड़ती है, तब जाके वो सही तरीके से हटता है और इतने देर में आपकी वो स्किन का हिस्सा जो है वो नेचुरली बात है वहाँ से वो मिटना शुरू हो जाता है। वरना स्किन फिर ज़्यादा फाउंडेशन लगाने के बाद, ज़्यादा पाउडर लगाने के बाद आप फिर ज़रा से बड़ी उम्र के लगने लग जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई दो चीज़ें। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि वो ख़वातीन जो माइक्रो नीडलिंग से कोई भी चाहे वो PRP करवाएं, चाहे वो कोई और ट्रीटमेंट करवाएं, जो छोटी छोटी नीडल्स लगती हैं आपके फेस पर, उससे ये होता है कि अगर वो सही तरीके से स्टेरिलाइज नहीं हुई हुई थी नीडल, या उन्होंने नई नीडल नहीं लगाई थी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये आ सकता है कि उस जगह पर स्किन के आपकी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के साथ साथ ब्रूजिंग भी हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, आपके कोई भी प्रॉब्लम जो स्किन का आ सकता है। सो यू हैव टू बी अगेन वेरी केयरफुल। आफ्टर केयर मुझे समझ नहीं आता कि डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते हैं। इतना ज़रूरी होता है आफ्टर केयर, जब भी आप स्किन के ऊपर कोई भी इस टाइप का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं,
आफ्टर केयर इज़ मस्ट। मतलब आपने एक देखे ना, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। आपकी एक स्किन है, ठीक है, स्किन के अंदर आपने इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे छोटा 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 छोटा, अब वो जगह खुल गई है, ठीक है, अब वो चोट बन गई है। अब जब वो चोट बन गई है जगह, तो उस जगह पे आपने कुछ नहीं लगाना, नो क्रीम, नो फाउंडेशन, नो कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद वो जगह पे आपका इवन हाथ तक नहीं लगाएं आप उसे डॉक्टर से पूछें कि कोई मेडिसिन लगानी, क्योंकि एक चोट बन गई है ना वो, चाहे माइक्रो नीडलिंग ही क्यों ना हो, छोटे 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 नीडल्स जा रहे हैं। सो वन हैज़ टू बी वेरी 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 केयरफुल। जब हम माइक्रो ब्लेडिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं तो बेशक वो कलर से कवर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आफ्टर केयर बताते हैं कि आपने हाथ नहीं लगाना, आपने इसके ऊपर पानी नहीं डालना, क्योंकि वो एक कट लगा हुआ है। तो इतना केयरफुल होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एनी सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट जिसमें आपकी नीडल शामिल हो। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बल्कि यहाँ पर तो ये होता है कि कई लेज़र्स जो है वो बर्न भी कर सकते हैं। वो बर्न क्यों करते हैं ये मैं डॉक्टर से पूछना भी चाहिए कि स्किन जो है सेंसिटिव तो नहीं है, और आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है कि वो इतना झेल सकती है, इतने हीट को बर्दाश्त कर सकती है। आपको ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा बेसिकली कि आपकी स्किन के साथ क्या हो रहा है। सो आप अपने आप को ख़ुद भी जज करें, देखें और आपकी स्किन किस टाइप की है, क्या है। यहाँ तक कि लड़कियाँ करा लेती हैं जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं। अभी तो एक नई चीज़ भी मैं पढ़ रही थी, बल्कि सुन भी रही थी कि कई तो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस जो हैं वो सही है ही नहीं, और उससे किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि FDA अप्रूव्ड है नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो बाहर के ममालिक में बैन है और यहाँ पर वो चल रहे होते हैं। कई ऐसी टैबलेट्स हैं जो नहीं खानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सो हमें हर चीज़ में बड़ा एहतियात की ज़रूरत है हमें। अच्छा, और मैं डॉक्टर से भी गुजारिश करूँगी, प्लीज़ आप जो भी ट्रीटमेंट करें, स्पेशली माइक्रो नीडलिंग या आप कोई भी कट वाला जिसमें कोई भी कट मौजूद है स्किन पे, तो आप प्लीज़ ज़रूर आगाही दें अपने पेशेंट्स को कि आपने कितने दिन तक इसके ऊपर पानी नहीं लगाना, कितने दिन तक आपने जो है कोई क्रीम नहीं लगानी, कितने दिन तक फाउंडेशन नहीं लगानी है, और किस तरह से स्किन का ख्याल रखना है, कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन यूज़ करें कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज मैंने आपसे डिस्कस की हैं। होपफुली आपको ये मेरा आज का सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगी आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अच्छा, मैं स्पेशली ख़वातीन जो ब्राइड्स बनना चाहती हैं, जो मेरे पास भी ब्राइड्स बनने आती हैं, मैं उन सबसे गुजारिश यही है, या जो मेकअप कराने भी आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं और अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। कई दफ़ा मेरे पास वो ख़वातीन मेकअप कराने के लिए आती हैं जिनकी स्किन डिहाइड्रेट हुई हुई थी, तो उनका मेकअप जो है वो स्किन बेचारा पी रहा होता है, इतना ज़्यादा उनमें डिहाइड्रेशन होती है कि स्किन पीना शुरू कर देती है मेकअप। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें और अच्छे से अच्छा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अच्छे से अच्छी खुराक रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत सारे खाएं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं मैं कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखें। उसके लिए आपने विटामिन सी लें, आप वो फल इस्तेमाल करें जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद हो। और इसके साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि अपने स्किन को बेहतर रखें, अच्छा रखें, बहुत खूबसूरत रखें, और खाने पीने से भी खूबसूरत रखते थे, अच्छे ट्रीटमेंट से भी। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। बहुत आपने अपना ख्याल रखना है ताकि आप अच्छे रहें और सेहतमंद भी रहें। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आपने मेकअप कराने के लिए जब भी आप कहीं पर भी जाएं, अगर आप ब्राइड भी बन रहे हैं, तो प्लीज़ आपने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स, ऐसे ट्रीटमेंट्स ना कराएं जिसमें जो है लेज़र शामिल हो या माइक्रो नीडलिंग शामिल हो। अगर आपने कराना भी है तो वहीं पर पहले करा लें, पहले नहीं कराएं। और अगर आपने फेशियल्स करा रहे हैं तो प्लीज़ पीलिंग बिल्कुल ना कराएं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो पीलिंग कराने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हुई हैं। सो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपनी स्किन पे बिल्कुल नॉर्मल सी क्लेंजिंग करा लें, नॉर्मल सा फेशियल करवा लें। बहुत ज़्यादा स्किन स्टीम भी ना दें कि आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएं। पोर्स ओपन तो होते ही मज़ीद बढ़ जाएं, तो आपने सिर्फ क्लेंजिंग भी ज़रूर लेते रहें।
तो इसी तरह अपनी स्किन का ख्याल रखें। एनी क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं, और मैं आपकी स्किन के हवाले से, आपके हवाले से, आपके मेकअप के हवाले से बहुत सी बातें बताती भी रहती हूँ। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन जस्ट मैसेज मी, और आपके मैं मैसेज भी पढ़ती हूँ और आपके सारे सब्जेक्ट्स को मैं पूरा कर रही हूँ। तो वन मोर थिंग कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ तो आप फटाफट सुन सकें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़िया मलिक को इजाज़त दें, आपसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच।